माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी। तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th वाले भाई बहनों, आज पढ़ेंगे विस्तास बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज आ गई है हमारी विस्तास बुक की बारी। आज मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराने वाली हूं जो आपके एग्जाम में हर आने वाले क्वेश्चन का बेस होने वाला है। देखो गाइस, आज इस वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटायर विस्तास बुक के मैं आपको कवर करवा दूंगी, एक चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक, थर्ड लेवल से लेके मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड तक। सारे क्वेश्चन तुम्हारी टिप्स पे होंगे, रट जाएंगे तुम्हारे दिमाग के अंदर अगर आपने आखिरी तक इस वीडियो को देख लिया। कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हम? सबसे इंपॉर्टेंट बेस लेवल क्वेश्चन। अब ये क्या बोल रही हूं मैं, बेस लेवल क्वेश्चन? गाइस, ये वो क्वेश्चन है, अगर आपने इन क्वेश्चन को पढ़ लिया तो आपको बेसिक लैंग्वेज फॉर्मेशन आ जाएगा। जो आप कहते हो ना आंसर दीदी हमें हिंदी में पता होता है, दिमाग में सोच लेते आंसर इंग्लिश में नहीं लिखा जाता, तो वो फॉर्मेशन प्रैक्टिस आपकी इन सभी क्वेश्चन को देखकर हो जाएगी। मैंने हर एक कोने से, देखो हर एक चैप्टर का ना कोई कोई कोना होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन कोनों से मैंने बेस क्वेश्चंस आपके बना दिए हैं। अब आपके एग्जाम में वो बेस क्वेश्चन को थोड़ा इलेबोरेट करके पूछ लेंगे, उसके आगे एक आध कोटेशन लगा देंगे, उसे दूसरे चैप्टर के करेक्टर से मिलवा देंगे और वैसे से ही क्वेश्चन को बना देंगे। यानी कि आंसर सेम होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज दूसरी आ रही होगी एग्जाम में, तो जब तुम्हें बेस क्वेश्चन आता होगा तो तुम उसे भी सॉल्व कर पाओगे। और कल करेंगे डिफिकल्ट लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी जरूर प्रैक्टिस, बट जब तक ये नहीं करोगे तब तक मन से डर नहीं निकलेगा, तब तक आंसर फॉर्मेशन नहीं आएगा और क्या पता एग्जाम में यही क्वेश्चन आ रहे हो। तो प्लीज गाइस एंड तक वीडियो को देखना। जैसे फ्लेमिंगो कवर कर लिया, कितने बच्चों ने फ्लेमिंगो के मॉडर्न क्वेश्चन चेक कर लिया? नहीं करे तो दोनों वीडियोस लिंक कर दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई टैब में भी, आप जाके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेना। जैसे चैप्टर रटा दिए है ना अपने माइंड को। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। मुझे चाहिए अटेंडेंस लाइव चैट और कमेंट सेक्शन में मेरे सारे प्यारे प्यारे भाई बहनों की कि दीदी आज कर रही है विस्तास के क्वेश्चन। और हाँ, मैंने देखा है कि विस्तास का जो वन शॉट है उसको ज्यादा बच्चों ने अभी जो है अभी उसमें पहुंचे नहीं है, तो गाइस फ्लेमिंगो बुक को जल्दी कंप्लीट करो और विस्तास भी पढ़नी शुरू करो। विस्तास से भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले, खाली फ्लेमिंगो नहीं पढ़नी है, तो विस्तास को भी जल्दी से जाके कंप्लीट करो। विस्तास बुक की वन शॉट 1-2 घंटे में पूरी की पूरी बुक पढ़ा दी है मैंने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा विस्तास बुक में, 2 घंटे की वीडियो है, 2x पे करके देख लो, 1.5x पे करके देख लो, आपकी पूरी बुक 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट। ये वाले क्वेश्चन करना, फिर जो मैं आपको डिफिकल्ट लैंग्वेज वाले क्वेश्चन कराऊंगी एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं हम द थर्ड लेवल पे। गाइस चैप्टर नहीं है, थर्ड लेवल, ये क्रिस्टोफर नोलन की मूवी के लेवल का जो है चैप्टर बना हुआ है आपका। भाई चला गया हमारा चार्ली भाई थर्ड लेवल में, टाइम ट्रैवल हो गया, वो वहां से लेटर आ गया, कवर आ गया, ये हो गया, वो हो गया। क्या क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में? वो जो महा एपिसोड, मैं पैरेलल नहीं कह रही हूं उनको गाइस, पैरेलल क्वेश्चन नहीं, हमारी लैंग्वेज में, बेसिक लैंग्वेज में बात करते हैं अपनी, महा एपिसोड क्वेश्चन कह रही हूं मैं उनको। वो जो 2 चैप्टरों के करेक्टर मिल रहे हैं ना, ये उससे मिल गया, सोफी मिल गई उससे, ये चार्ली को किससे मिलवा सकते हैं भैया? चार्ली को मिलवा दिया भैया किसी इंसान से, इन्होंने सोफी से ही मिलवा दिया। सोचो, क्योंकि चार्ली भी बड़ा सोच विचार में इधर उधर घूम रहा है, सोफी मैडम भी बड़ा जो है ड्रीमर बन रही है, और भाई डैनी कैसी आ गया, तो हो सकता है ऐसे किसी किसी को मिलवा दे। तो भाई ऐसे वाले क्वेश्चन को आप कब आंसर कर पाओगे? जब आपको पता होगा थर्ड लेवल में क्या हो रहा है, थर्ड लेवल के क्वेश्चन कौन से। एक थर्ड लेवल के क्वेश्चन को सोफी वाले क्वेश्चन से इंटर रिलेट करके पूछ लेंगे, तो सोफी वाले करा चुकी हूं, थर्ड लेवल वाले आप कर लेंगे। तो चाहे महा एपिसोड पैरेलल क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन हो, आप बेस क्वेश्चन को समझ लीजिए, ओके। और जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड है उसकी बात बाद में करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द नरेटर ऑफ द थर्ड लेवल डिस्क्राइब हिमसेल्फ? अपना डिस्क्रिप्शन कैसे दिया था नरेटर यानी कि चार्ली ने? ये जो आंसर है आप अपने, ये जो ऐसा डायरेक्ट नहीं आ सकता, क्या पता आ भी जाए। अगर ये डायरेक्ट नहीं आएगा ये क्वेश्चन, तो ये जो इसमें लाइनें लिखी है ना, ये तुम हर क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। थर्ड लेवल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप चार्ली का जो ये डिस्क्रिप्शन है ना, दैट इन दिस चैप्टर द थर्ड लेवल देयर वाज अ मैन नोन एज चार्ली, ही वाज 31 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स ओल्ड, ऐसे करके पूरी कहानी समझा सकते हो तुम उसकी। समझ रहे हो? तो ये बेस क्वेश्चन है। अब बिना टाइम वेस्ट करे पढ़ते हैं जल्दी से। हाउ डज द नरेटर ऑफ द थर्ड लेवल डिस्क्राइब हिमसेल्फ? व्हाट मेड हिम
टेक द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्यों सबवे पे गया था? तो भैया वो था चार्ली, था वो 31 साल का, डन। उसने पहन रखे थे वेयरिंग अ टैन गैर्बेडाइन सूट। गैर्बेडाइन सूट होता है, गैर्बेडाइन एक टाइप का कपड़ा होता है, उसका सूट पहन रखा था, स्ट्रॉ वाली हैट पहन रखी थी और उस पर एक बैंड सा लगा हुआ था। एक दिन जो है उसको बहुत लेट हो गई थी ऑफिस से वापस आने में और उसको घर जाना था जल्दी से। ही वांटेड टू मीट हिज वाइफ, भूख लग रही होगी घर से, उसे खाना खाना था जल्दी से, तो वो भाग भाग के घर जा रहा था। उसे लगा अगर बस से जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी, तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का सबवे लेता है सो दैट वो घर जल्दी पहुंच जाए। अब ये तो मेरे भाई बहनों को आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन, सबसे ऊपर में ये वाला क्वेश्चन है, ये चैप्टर की थीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से ना इसका कोई इलेबोरेटेड क्वेश्चन आने के एग्जाम में चांसेस है। व्हाट इज द वर्ल्ड फिल्ड अप विद? क्या है? चार्ली ने क्या बताया? दुनिया कैसी हो चुकी है 2 वर्ल्ड वॉर्स के बाद? चार्ली ने बताया कि वर्ल्ड में क्या है? इनसिक्योरिटी, यानी कि लोग घबराए रहते हैं अंदर से, फियर है, वॉर है, वरी है, लॉट ऑफ टेंशन है। गाइस हम तो और भैया हम तो अब और आगे के जमाने के आ गए हैं, ये तो पुराने जमाने का बंदा था, अब हमें तो और पता है भैया। इनसिक्योरिटी, फियर, कॉम्प्लेक्सेस, ये सब बहुत भर गया है हमारी दुनिया में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड देयर इज जॉय, सेटिस्फैक्शन, सिक्योरिटी एंड पॉजिटिविटी ऑल्सो इन द वर्ल्ड। तो इस टाइप पे ना इसकी थीम पे कोई क्वेश्चन आ सकता है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट स्ट्रेंज थिंग डिड द नरेटर सी व्हेन ही रीच्ड द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? क्या क्या देखा था चार्ली भाई ने जब वो पहुंचा था 3rd लेवल पे? क्या ये क्वेश्चन को आंसर करने की भी जरूरत है तुम्हें? मैंने पढ़ाया तो था चैप्टर में, हमने पूरा ऐसा इमेजिन कर लिया था सीन कि हम भी चले गए चार्ली के साथ। जैसे ही चार्ली एंटर करता है सबसे पहले तो उसे दिखता है कि भैया टिकट विंडो जो है यूजुअली बहुत ज्यादा होती थी, अब टिकट विंडो तो बहुत कम थी। नेक्स्ट चीज वो क्या देखता है कि भैया वो जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो लकड़ी का बना हुआ था और काफी स्ट्रेंज सा था। उसके अंदर एक आदमी ने हरे रंग के कपड़े पहन रखे थे, कोट सा पहन रखा था और स्लीव प्रोटेक्टर्स पहन रखा था उसने। फिर वो क्या देखता है कि जो वहां पे जो ग्लास लाइट्स थी वो गैस से जलने वाली थी, जो स्ट्रीट लाइट टाइप होती है ना, तो वहां पे गैस वाली लाइट थी, इलेक्ट्रिकल लाइट्स नहीं थी। देन वो देखता है कि वहां ब्रास के स्पिटॉन्स पड़े थे। स्पिटॉन क्या? वो जो पान खा के थूकने के लिए वो पड़े हुए थे, सो दैट लोग दीवारों पे ड्राइंग ना करे, तो वहां पे वो ब्रास के स्पिटॉन्स पड़े हुए थे। भाई पुराने जमाने की बात है। और एक आदमी अपनी जेब में से सोने की घड़ी निकालता है, कपड़े देखता है लोग के, फैशन पुराने जमाने का। और फिर वो जो है देखता है कि उसके पीछे जो ट्रेन खड़ी होती है वो ट्रेन थी करियर एंड आइज लोकोमोटिव। वो एक फनल शेप ट्रेन होती है, वो जैसा थॉमस बचपन में कार्टून आता था ना, वो वैसी जो कोयले वोयले से चलती है, वैसी वाली ट्रेन खड़ी थी। तो उसे देख के उसे समझ में आता है कि भाई मेरे ज़माने में ये वाली ट्रेन थोड़ी है, मैं कहीं और हूँ। और कंफर्म करने के लिए वो जाके न्यूज़पेपर को चेक करता है। वो था द वर्ल्ड, खबर कौन सी छपी थी बताना लाइव चैट में, क्योंकि चैप्टर में हम इस चीज़ को अपने दिमाग में छाप चुके थे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन एंड हाउ डिड चार्ली फाइंड द लेटर ऑफ सैम? कैसे मिला चार्ली को सैम का लेटर? ये बहुत छोटे छोटे से 3 क्वेश्चन है, बट गाइस पूरे चैप्टर का रिवीजन करा देंगे और साथ ही के साथ ना ये आपको ना आंसर फॉर्मेशन कराएंगे। ठीक है, चलो भैया पढ़ लेते हैं। क्या कब मिला था? तो एक दिन वो अपने ना स्टैम्प कलेक्शन को, जैसे आपका कोई कलेक्शन होता है ना तो उसको हम लोग बार बार देखते रहते हैं। जैसे मैंने अभी अभी बुक्स कलेक्ट करना स्टार्ट करा है, तो मेरे को जब भी खाली टाइम होता है तो मैं हमेशा देखती रहती हूँ, उनको चेक करती रहती हूँ। अच्छा ठीक है, तो जो भी कलेक्टर्स होते हैं ना तो उनको जो है, या फिर आपका कोई जैसे स्टैम्प कलेक्शन होता है, कॉइन कलेक्शन होता है, तो ऐसा थोड़ी हम देखते नहीं है, बार बार देखते रहते हैं उनको। तो भाई चार्ली यूजुअली की तरह अपना स्टैम्प कलेक्शन चेक करा था। अब एक दिन उसको ऐसा स्टैम्प मिल जाता है उसमें उसके दादाजी का, जो पहले कभी नहीं था। वो कहाँ से आया था? वो सैम ने भेजा था, क्योंकि सैम पहुंच गया था पिछले जमाने के अंदर और उसने तब उसको भेजा था। What business did Sam wanted to do? भैया जब सैम भाई साहब गए वहां पे 3rd लेवल से पुराने जमाने में, तो वो हे फीड एंड ग्रेन का, चारे का अनाज का बिजनेस करता है। क्यों? क्योंकि भैया वो था साइकियाट्रिस्ट और उस जमाने में ऐसे मेंटल वाले लोग थे नहीं कि उन्हें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत हो, तो उसको ये वाला बिजनेस उसका चलता नहीं, तो उसने नया बिजनेस खोला। व्हाट डिड द टिकट क्लर्क से टू चार्ली? टिकट वाले ने क्या बोला? उन्होंने कहा मेरा पागल मत बनाओ, तुम ये पैसे नहीं है, सिंपल बात। और एडिशनली चार्ली को ये समझ में, उसने कहा था डोंट ट्राई टू स्किन हिम। स्किन मतलब क्या होता है? मेरा बेवकूफ मत बनाओ। एग्जाम में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में ना ये स्किन के ऊपर ऐसा आ जाएगा वर्ड मीनिंग करके, और इसका एक क्वेश्चन बन सकता है सिर्फ एक स्किन वर्ड पे, तो उसके लिए मैं आपको वर्ड मीनिंग भी करवाने वाली हूँ, कोई टेंशन मत लो। तो ये जो स्किन मतलब क्या है? पागल मत बनाओ। वो कहता है दिस एंट मनी डोंट स्किन में, मेरा पागल मत बनाओ, ये पैसे ऐसे नहीं है। तो चार्ली समझ जाता है भैया भागो यहाँ से, कहीं ये मुझे जेल में डालते। 1894 की जेल भी अच्छी नहीं थी। चलो पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टैम्प कलेक्शन इन द स्टोरी? गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस साल का आपका पैटर्न है ना इलेबोरेटेड वाला, उसके लिए इंपॉर्टेंट है।
ये स्टैम्प कलेक्शन का क्या चक्कर चल रहा था पूरे चैप्टर में गाइस, क्योंकि ये स्टैम्प कलेक्शन ही था जिसने पिछले ज़माने को और आज के ज़माने को जोड़ के रखा हुआ था, जिसने जो हमारा चार्ली है उसके दादाजी के ज़माने को और चार्ली के ज़माने को जोड़ के रखा हुआ था। वो एक कड़ी कौन थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टैम्प कलेक्शन थी। उसके पास उसके दादाजी के स्टैम्प्स चलते हुए आ रहे थे और अब वो अपना कलेक्शन बना रहा था। और वो स्टैम्प कलेक्शन से ही उसे यकीन हुआ जब सैम ने लेटर भेजा कि भाई ये तो मेरा दोस्त वहाँ पहुँच चुका है। तो इस लाइनों को आप रीड कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए, मैं साइड हो रही हूँ। स्क्रीनशॉट अगर चेक नहीं करना है आपको तो नोट डाउन कर लो, और अगर इंस्टाग्राम पे हो तो भाई जाके नोट्स वहां से एक्सेस कर लो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है पिन कर दिया है। यही नहीं, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो चैप्टर की समरीज है 1 मार्क क्वेश्चन, जो आपका जो वर्ड मीनिंग हो गया, पोएटिक डिवाइसेस हो गया, वो सब मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया है। सो यू कैन गो एंड चेक इट। एक गाइड बना दी, वहाँ पे आपको सब मिलेगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो चलते हैं। और मैं सारे नोट्स ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे ही अपलोड करूँ, बाकी जो है कम्युनिटी पे है, उसके अलावा मैंने कहीं नोट्स अपलोड नहीं करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड सैम्स मेल रीच चार्ली? सैम का मेल चार्ली को कैसे मिला? ये भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सैम का मेल जो है चार्ली को कैसे मिलता है? देखो, सैम पहुंच जाता है 3rd लेवल से, कहाँ पहुंचता है? गेलिसबर्ग में। वहां पे जाके जो है वो 1894 में सेटल हो जाता है। अब उस 1894 में कोई मीडिया कम्युनिकेशन नहीं थी, मोबाइल फोन स्मार्टफोन तो था नहीं, व्हाट्सएप तो था नहीं तब। तो उसने क्या करा, ही हैड टू डिपेंड ऑन पोस्टल सिस्टम, तो उसे पोस्ट पे जो है डिपेंड करना पड़ा। अब वो उसने कैसे करा, उसने एक लेटर लिख के जो है चार्ली के दादाजी के एड्रेस पे भेज दिया। अब आज से पहले तो कभी चार्ली को कभी वो लेटर नहीं मिला था, क्योंकि वो तब था ही नहीं। अब बाद में उसके पास वो हो गया। अगर आपने कोई टाइम ट्रेवल वाली मूवी देखी है तो ये आप समझ सकते हो कि ये सब कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डू यू थिंक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस भैया, ये आ सकता है आपका, भाई तुम्हें लगता है कि चार्ली है सच्ची में एक परेशान आदमी, जैसे वो बोल रहा था सैम? डू यू थिंक कि है वो परेशान? और चार्ली का कनेक्शन सोफी से भी हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, वो पैरेलल वालों में। तो भाई नो, मुझे नहीं लगता चार्ली कोई दुखी आत्मा है, नहीं। नो, चार्ली वॉज अ हैप्पी मैन, इवन दो मॉडर्न मैन इज जनरली अनहैप्पी, वरीड, जैसे आजकल के लोग बहुत चिंताजनक होते हैं, बट चार्ली अपीयर्स टू बी क्वाइट नॉर्मल। मुझे चार्ली काफी नॉर्मल लगता है। द डे वेन ही फाउंड आउट द 3rd लेवल ही वॉज इन हरी टू रीच होम। आपको याद होगा कि जिस दिन उसे 3rd लेवल मिला था उस दिन तो वो बड़ा खुश था, जल्दी जल्दी वो अपने घर जा रहा था। To meet his wife, a man who longs to get home and happy with his wife is a happy man. देखो गाइस, एक इंसान है, उसे घर जाने की जल्दी हो रही है कि भाई मैं अपने फैमिली के साथ जाके टाइम स्पेंड करूं, तो क्या आपको लगता है वो परेशान होगा? नहीं, ही वॉज हैप्पी इन हिज फैमिली ना, तभी तो वो कह रहा है कि मुझे घर जाना था। वो भी परेशान होता, वो तो कहता अरे चलो अभी वहाँ पार्क में वॉक करता हुआ जाऊंगा मैं। उसे जल्दी हो रही थी अपने घर जाने की, भाई खाना आना खाऊंगा और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। तो वो एक खुशी आदमी होने की वो एक मतलब आपको कि एक वो है कि भाई ठीक है, अच्छा खुश था, वो तो घर जा रहा था, वो से हैप्पी मैरिड कपल थे दोनों। और वो सैम भाई सब क्या कह रहे थे, तुम खुश नहीं हो, तो वो लूजिया गुस्सा भी हो गई थी, तभी तो वो गुस्सा हुई थी। ठीक है, अ मैन हु लॉन्ग्स टू गेट होम एंड बी हैप्पी विद हिज वाइफ इज अ हैप्पी मैन। मोर ओवर चार्ली, नेक्स्ट चीज क्या है कि चार्ली कोई परेशान आत्मा नहीं था, उसके पास एक हॉबी भी थी। ठीक है, उसकी हॉबी थी, वो उसमें इतना इंटरेस्ट ले लेता था। वो हॉबी क्या थी उसकी? स्टैम्प कलेक्शन। वो अपने फ्री टाइम को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था, बट हाँ ऐसा नहीं है वो एक चिंता बहुत करता था। येस, ही वॉज अ वरिड मैन। एक तरीके से ना वो एक एस्केपिस्ट था, एस्केपिस्ट, जैसे वो सोफी थी, वो हमारी गोइंग प्लेसेस वाली है, एस्केपिस्ट। उसे रियलिटी पसंद नहीं आती थी ना, तो ड्रीम वर्ल्ड बनाती थी, डैनी कैसी से मिल ली। अब ये हमारे जो है चार्ली को रियलिटी पसंद नहीं आती थी ना, तो चार्ली क्या सोच रहा था, 3rd लेवल है, एंड वो एक मेनियाक ड्रीमर भी है, यानी कि एक बेवकूफ सा ड्रीमिंग तो वो कर रहा है, बट ऐसा नहीं कह सकती वो अपनी दुनिया से परेशान है, नहीं। ठीक है, चार्ली बिलोंग टू द पोस्ट वर्ल्ड वॉर टाइम। अब हम बता रहे हैं कि चार्ली परेशान क्यों है। देखो, चार्ली ना वर्ल्ड वॉर के आगे के ज़माने का इंसान है, और इस ज़माने में एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, क्योंकि इतना कंपटीशन बढ़ जाता है, वो सबके साइक मतलब सबके मेंटल का हिस्सा बन चुकी है। एवरीवन वांटेड टू एस्केप टू अ पीसफुल प्लेस बट देयर वाज नन। हर कोई कभी कभी चाहता है यार क्या बस कुछ ऐसी जगह मिल जाए जहाँ हमें पीसफुली रह सकूँ। ठीक है, बट चार्ली भी ऐसा ही था, और चार्ली ने एक दिन ये सब चीज़ें अपनी इमेजिनेशन में ढूंढ ली। चार्ली बीइंग अ सिमिलर एस्केपिस्ट फाउंड पीस बाय एस्केपिंग इनटू हिज वर्ल्ड ऑफ स्टैम्प्स एंड अननोन प्लेसेस इन हिज इमेजिनेशन। ये वाली लाइन को जरा नोट डाउन कर लो, इसको आप यूज़ कर सकते हो। ऐसी ही ड्रीमर एस्केपिस्ट थी हमारी सोफ़ी। भाई सोफ़ी मैडम ड्रीम कर रही थी डैनी कैसी से मिलूंगी, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उसको अपनी लाइफ से वो खुश नहीं थी, तो वो ये ड्रीम कर रही थी, वो भी एस्केप कर रही थी। चार्ली भाई सब भी एस्केप कर रहे थे, तो पैरेलल महा एपिसोड इनका भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फर्स्ट डे कवर्ड एनवेलप दैट द नरेटर फाउंड।
कैसा था वो दिखने में। तो वो एकदम से देखता है, उस पर लिखी हुई थी डेट जुलाई 18, 1894। उसके ग्रैंडफादर के एड्रेस पे आया था गिलिसबर्ग में। सरप्राइजिंगली उसके अंदर कुछ खाली नहीं था, वो उसके ऊपर पूरा एक लेटर लिखा हुआ था जो सैम ने भेजा था, स्टैंप लगा हुआ था उस पर 6 सेंट का, डल ब्राउन कलर का, पिक्चर थी उस पर प्रेसिडेंट गैरीफील्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज चार्ली श्योर दैट हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम हैड गॉन बैक टू द ईयर 1894? क्यों उसको श्योरिटी आ गई थी? ये पूरा वही आंसर बता रखा है कि उसको मिल गया था भाई फर्स्ट डे कवर। और उसके बाद गाइज उसने डबल श्योर करने के लिए कि हाँ भाई मेरा ही दोस्त पहुंचा है ना, कोई और तो नहीं पहुंचा, कोई मेरे साथ कोई पागलबंदी तो नहीं कर रहा है। तो वो कैसे पता लगाता है? वो जाता है वहाँ कॉइन स्टोर पे और वहाँ उसे पता चलता है कि उसने ना कितने पैसे जो है ओल्ड करेंसी के करवाए थे, 800 जो है उसने बिल्स जो है उसको एक्सचेंज कराया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट डिड नरेटर डू टू मेक श्योर दैट ही वाज एक्चुअली ऑन द 3rd लेवल? तो वो जाके न्यूज़पेपर देखता है, उस पर कौन सी खबर छपी हुई थी वो आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताई थी ना, अब चेक कर लो सही थी या नहीं थी। उसमें लीड स्टोरी थी प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की। एंड जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब गाइस हमारा जो है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चार्ली वाले हम कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम जो है हमारे द टाइगर किंग के। ओके चलो पढ़ते हैं टाइगर किंग के क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द बिहेवियर ऑफ द राजास मिनियंस टूवर्ड्स। मिनियन वो येलो वाले मिनियन मत इमेजिन करना, मिनियन मतलब जो उनके सेवक थे सारे के सारे, उनका एटीट्यूड उसकी तरफ क्या था, हमारे महाराजा और प्रतिबंधपुरम की तरफ। तो गाइज वो बिल्कुल भी ना ऑफिसर हो गए या मिनियन हो गए या वो जो उनका वो था मंत्री जो था, वो कोई भी उनके लिए लॉयल नहीं थे और ना ही उनको प्यार करते थे, ना ही रिस्पेक्ट करते थे। बस हर कोई ना उस राजा से डरता था कि भाई टाइगर की तरह कहीं हमें भी ना मार देंगे, तो इसलिए वो बस उनकी सारी बातें मानते थे। इनफैक्ट आपने देखा कि वो इतना डिस्गस्टेड कुछ लोग रहते थे राजा से कि जब वो उनकी मृत्यु हुई राजा की, तो भाई ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर आके कह रहे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, राजा मर गया है। तो आप देख सकते हो कि मन से तो सब उनको जो है पसंद नहीं करते थे, बट बिकॉज ही वॉज इन पावर तो सुननी तो पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट हैपेंड व्हेन द टाइगर वॉज मेयरली 10 टाइगर किंग वॉज मेरली 10 डेज ओल्ड। जब वो 10 दिन के थे तो क्या हुआ था आपको पता है कि भैया एक वो हुई थी, एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्शन करा था कि ये बच्चा जो है मर जाएगा बड़े हो गए। तो सब लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, अरे मर जाएगा, बट तभी वो बच्चा जो है एक मिरेकल होता है, 10 दिन का बच्चा बोल पड़ता है कि भाई ओ मुझे ये बताओ मरूंगा कैसे मैं, मरते तो हर कोई है, ऐसा थोड़ी पैदा हुआ है तो मरेंगे नहीं, मरना तो हर किसी, मुझे ये बताओ मैं मरूंगा कैसे। तो फिर जो वो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो बताते हैं कि उनकी डेथ किसकी वजह से होगी, टाइगर की वजह से होगी, क्योंकि वो आर ऑफ बुल में बॉर्न हुए हैं। कंप्लीट रीड कर लो इसको, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस हमारा, हाउ डिड महाराजा गेट आउट ऑफ क्लैश विद द ब्रिटिश ऑफिसर। भाई वो जो क्लैश हो गया था ना ब्रिटिश ऑफिसर से, उसने कहा फोटो खिंचवा दो, नहीं, उसने कहा पहले हंटिंग पे मुझे एक टाइगर मरवा दो, मेरे को भी कह रहे नहीं करवाऊंगा, मस्कीटो मार लो, बोर मार लो, कोई भी चीज़ मार लो, मैं तुम्हें जो है वो नहीं करवाऊंगा, टाइगर नहीं मार दूंगा। फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है वो फोटो खिंचवाओ टाइगर, वो उसको भी मना कर देते हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि भाई अब तो ये ब्रिटिश ऑफिसर जो है मेरे से गुस्सा ना हो जाए, तो उसको मनाने के लिए वो अंगूठियां मंगाते हैं, रिंग्स मंगाते हैं कलकत्ता के एक ज्वेलर से, और वो 50 अंगूठियों का डब्बा जो ब्रिटिशर की वाइस है दुराइसेनी उनको भेज देते हैं। उन्हें लगता है 2-3 मैडम चूज करके वापस भेज देगी, नहीं वो बड़ी लालचंद थी, उसने 50 की 50 अंगूठियां रख ली और लिख के भेज दिया थैंक यू। बट चलो राजा का सिंहासन बच गया, 3 लाख का बिल आ गया। ओके तो 3 लाख उस जमाने में सोच लो गाइस, फ्रीडम से भी पहले की बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑथर्स इनडायरेक्ट कमेंट ऑन सब्जेक्टिंग एनिमल्स टू क्रूएलिटी। इनोसेंट एनिमल्स को क्रूएलिटी करना सबसे बड़ा मैसेज है इस चैप्टर का, एनिमल किलिंग को लेकर। दूसरा है जो पीपल इन पावर, जो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं ना, इसलिए ये चैप्टर बनाया गया है। तो गाइज जो ह्यूमन ट्रीटमेंट टू एनिमल्स इज टू रूड, अगर ऐसा नहीं, ये थीम बेस्ड क्वेश्चन के लिए है, ये हिंट्स आप अपना नोट डाउन कर लीजिए, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप ये चीजें मेंशंस कर सकते हो। ह्यूमन ट्रीटमेंट टू एनिमल्स टू रूड, किल देम फॉर स्पोर्ट और एंटरटेनमेंट बहुत गलत चीज़ है। फन और फूड नॉट अप्रोप्रिएट, शुड नॉट किल इनोसेंट एनिमल्स बिकॉज दे कैन नॉट रेज वॉइस अगेंस्ट द इंजस्टिस बीइंग डन टू देम। तो ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बींग्स है टू प्रोटेक्ट करे। तो ये लाइन्स आप ऐड कर सकते हो कि भाई अब एनिमल्स जो हैं बोल नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें ऐसे हार्म करेंगे, तो हमें उन्हें हार्म नहीं करना चाहिए। ये ह्यूमन बींग्स की ड्यूटी है कि वी शुडंट हार्म एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज
थ्रोन। हाउ? तो ये मैंने आपको अभी समझा दिया ना, वो दुराई वाला, यानी कि जो ब्रिटिश ऑफिसर वाला सीन, वो यहाँ पे चल रहा है, आप इसको रीड कर लो। दैट एक बारी की बात है, महाराजा जब अपना हंटिंग मिशन कर रहे थे प्रतिबंधापुरम में, तो क्या होता है कि एक और ब्रिटिश ऑफिसर पूछता है, तो एंड डिनाइड द परमिशन, वो पूछता है कि मेरे को मारना है एक टाइगर, वो डिनाई कर देते हैं परमिशन को, तो उससे जो है वो ब्रिटिश ऑफिसर गुस्सा हो जाता है। और फिर महाराजा को जब पता चलता है, तो महाराजा जो है उनको जो है क्या भेजते हैं, वो भेजते हैं, अपनी अंगूठियाँ भेजते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मैनर ऑफ हिज टाइगर किंग्स डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। तो कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। हमें तो ये लग रहा था कि भाई सच्ची का टाइगर आके टाइगर किंग को मार देगा, सच्ची का टाइगर आके टाइगर किंग को मार देगा, बट बदला लेता है एक खिलौना, एक लकड़ी का टाइगर। तो सोचो तो गाइस, क्या चैप्टर लिखा है राइटर ने कि भैया असली का टाइगर नहीं, एक लकड़ी का टाइगर ने बदला लिया। तो ये आयरनी है। टाइगर किंग तो बहुत बन रहे थे अपने आप को कि भैया मैं असली टाइगर को मार लेता हूँ, बट गाइस जब जो उनकी गलती थी उसका उनकी सज़ा किससे मिल गई, उनको एक लकड़ी के छोटे से टाइगर ने ही उनको सज़ा दे दी। तो चलो देखते हैं। द महाराजा हैड वोट टू किल 100 टाइगर्स to ensure that he escaped death and to prove astrologer wrong. As soon as he was born, astrologers had foretold that one day the tiger king would be killed by a tiger. अब जो ये वाली लाइन है ना, as soon as he born वाली, इसको लिख के रख लो। ये लाइन आप टाइगर किंग के बहुत सारे क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। पहले टाइगर किंग का इंट्रोडक्शन दे देना, फिर आंसर कर देना लॉन्ग वालों में, ठीक है। Even after Maharaja killed 100 tigers, he was killed by a tiger. It is quite ironical because eventually he was killed by a tiger, though a wooden one. हाँ, मरे तो वो टाइगर की वजह से थे, बट वो सिर्फ एक लकड़ी का, उसमें जान भी नहीं थी, वो टाइगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द 100 टाइगर टेक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग? तो अ फ्यू डेज आफ्टर सपोजिडली क्लिंग द 100 टाइगर्स, कुछ दिनों बाद जब वो 100 टाइगर मारने का मिशन कंप्लीट कर चुके थे, ही वॉज प्लेइंग विद हिज सन, उन्होंने वो गिफ्ट करा था वुडन टाइगर अपने बेटे को, और वो उसके साथ खेल रहे थे। बेटे के 3rd बर्थडे पे उसको गिफ्ट करा था। उसमें से एक टाइनी स्प्लिंटर जो था वो राजा के राइट हैंड में चुभ जाता है। नहीं, कुछ चीज़ मुझे करेक्ट करनी है, शायद मैंने कभी बोल दिया होगा लेफ्ट हैंड में, नहीं, राइट हैंड में चुभ जाता है महाराजा को एक स्प्लिंटर, ठीक है, लीडिंग टू अ सोर फॉलोड बाय महाराजा's डेथ। Hence the 100 tiger took its final revenge upon the tiger king. तो with this guys हमने टाइगर किंग के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बेस क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब आप जो है ना डिफिकल्ट क्वेश्चंस की भी वीडियो के लिए कल वेट करना। अब हम पढ़ते हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बेस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, What was the objective of the student on ice program? एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कोई भी आपको क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, तो यू हैव टू डिफाइन दिस प्रोग्राम ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस, तो उसमें आप ये मेंशन कर सकते हो। ये एक ऐसा प्रोग्राम था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको वर्ल्ड के बारे में और एजुकेट किया जाए, उन्हें और जो है अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, सो दैट वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर पाए, और वो अपनी जो पूरा का पूरा हमारा वर्ल्ड है, जो चिंताजनक बातें हमारे वर्ल्ड के लिए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्लेशियर्स मेल्टिंग हो गया, उनके लिए थोड़े अवेयर हों। इसीलिए उन्हें वहाँ ले जाया गया अंटार्कटिका में कि वो वहाँ की खूबसूरती देखें, और उन्हें समझ में आए कि अगर हम इतनी ग्लोबल वार्मिंग करेंगे तो उससे ये पिघल जाएगा, और फिर क्या होगा हमारी दुनिया का। घर बैठे हम सोचते हैं ठीक है हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग नहीं करनी चाहिए, बट जब हमारी ऑथर वहाँ अंटार्कटिका में थी तब उन्हें रियलाइज हुआ दैट व्हाट ह्यूमन बीइंग्स आर डूइंग। ओके, द आइडिया वाज टू सेंसिटाइज देम एंड प्रोवाइड देम अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज when they are ready to absorb, learn and most importantly act। वो ऐसी उम्र में, ये लाइन याद रख लो, ये वाली बिल्कुल, absorb, learn and importantly act वाली, वो ऐसी उम्र में के बच्चों को अपने साथ लेके गए थे प्रोजेक्ट के लिए। बूढ़े लोगों को नहीं लेकर गए, उनको लेकर गए जिनमें एक चमक थी, यूथ, ठीक है, यूथ कैन चेंज द वर्ल्ड, कि अगर वो ही अवेयर हो जाएंगे तो कल को जब वो किसी पोस्ट पे बैठेंगे, कल को जब वो जो है रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, तो उन्हें पता होगा कि उन्हें कैसे काम करना है। अकॉर्डिंग टू जियोफ ग्रीन, द हाई स्कूल स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स एंड थ्रू दिस प्रोग्राम दे विल हैव द आइडियलिज्म टू सेव एटलीस्ट उनके दिमाग में एक पॉइंट ऑफ व्यू तो होगा कि सेव अर्थ करो। जैसे ये चैप्टर के थ्रू आपके दिमाग में, आपको भी कहीं ना कहीं लगा होगा दैट यस वी शुड सेव आवर अर्थ, तो इसीलिए जो है उन्होंने बच्चों को चूज करा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको प्रॉपर जो है पढ़ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द राइटर्स जर्नी टू द अंटार्कटिका। उनकी जर्नी एक्सप्लेन करो अंटार्कटिका की। तो ऑथर जो है स्टार्ट करती है अपनी जर्नी 13.09 इक्वेटर से, ठीक है, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर से, और जाती है एक रशियन रिसर्च वेसल में जिसका नाम है अकेडमिक शुलास्की। इसकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लर्न करना, पता चले आप एग्जाम में गलत कर दो और एग्जाम में मार्क्स कट जाए। दे हैड टू पास
9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट, 3 वाटर बॉडीज और बहुत सारे इकोस्फेयर्स को उन्होंने क्रॉस करा, तब जाके 100 आवर की ट्रैवलिंग, कोई कार से, कोई एरोप्लेन से, कोई शिप से वो पहुंचते हैं अंटार्कटिका। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज अंटार्कटिका अ क्रूशियल एलिमेंट इन द डिबेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अंटार्कटिका के बारे में डिस्कशन क्यों होता है जब भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई बात हो रही होती है? तो अंटार्कटिका एक क्रूशियल एलिमेंट है, इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए है क्योंकि जो अंटार्कटिका की बर्फ़ है उसके नीचे हमारे कार्बन रिकॉर्ड्स, यानी कि हमारी धरती का जो सच है, जो भी हमारा जो है हिस्ट्री है, बहुत सारी जो है उसके कार्बन रिकॉर्ड्स में दबी हुई है। क्योंकि देखो यहाँ तो हमने पॉपुलेशन सेटल हो गई, जो हमारे नीचे के कार्बन रिकॉर्ड्स थे वहाँ तक पहुँचना तो बस समझो क्या है, बट अंटार्कटिका अभी भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, बिल्कुल अनटच था वो उस ड्रिफ्ट अपार्ट होने के बाद। अभी वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता है, तो वहाँ के जो कार्बन रिकॉर्ड्स है वो बहुत यूज़फुल है। इसीलिए अगर जो है हम लोग ग्लोबल वार्मिंग करेंगे तो हमारे ये सब पास्ट को भी हम खो सकते हैं, अपने प्रेजेंट को भी खो सकते हैं और अपने फ्यूचर को भी खो सकते हैं अगर हम इन्वायरमेंट एक्शन नहीं लेंगे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। इसके ये एक लाइन पे एग्जाम में पता नहीं कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है कि भैया आप छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे तो आपके जो है ऊपर तक जो काम है, कार्य हैं, वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। जैसे कि आप ये समझो गाइस, मैं आपको आपकी स्टडी से एग्जांपल देती हूँ। अब मैं आपको हमेशा जब भी कोई स्ट्रैटेजी बताती हूँ पढ़ने के लिए तो मैं हमेशा कहती हूँ मेक डेली गोल्स। हम लोग ना 1 वीक चैलेंजेस पढ़ते थे, याद है क्लास 12 स्टूडेंट्स, हर हफ्ते में आपको एक चैलेंज देती थी, 1 वीक चैलेंज। क्यों मैं बताती थी? बिकॉज इफ़ वी विल टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स ना, बिग थिंग्स विल टेक प्लेस। कि आपने हर हफ्ते आपने अपना टास्क बनाया और उसको कंप्लीट कर लिया तो ऑब्वियसली आपका सिलेबस, जो आपका ह्यूज सिलेबस है, वो स्मॉल पार्ट्स में होकर कंप्लीट हो जाएगा। ये मीनिंग है इसका, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। ऐसा कुछ एग्जाम में क्वेश्चन है तो आप ये वाला पैरेलल में ये एग्जांपल दे सकते हो जो मैंने आपको बताया है। और इस चैप्टर में हमें ये बताया कि फाइटोप्लैंक्टन जो समुद्र में होते हैं मरीन लाइफ के लिए, जो फोटोसिंथेसिस करके जो है प्रॉपर फूड बनाते हैं, वो फाइटोप्लैंक्टन अगर खत्म हो गए बिकॉज जो अल्ट्रावायलेट रेज जो आ सकती हैं ओजोन लेयर में ना गैप हो रहा है, तो उससे अगर अल्ट्रावायलेट रेज आई तो ये फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना नहीं बना पाएंगे और फिर फाइटोप्लैंक्टन नहीं रहेंगे। फाइटोप्लैंक्टन फूड चेन के बेस लेवल पे है, अगर यही गड़बड़ हो जाएंगे तो क्या होगा आगे की फूड चेन का खुद सोचो, तबाही ही तबाही हो सकती है। तो इसलिए फाइटोप्लैंक्टन एक एग्जाम्पल है, आप रीड करो इसको गाइस। फाइटोप्लैंक्टन एग्जाम्पल है कि अगर हम स्मॉल थिंग्स की जो है चिंता करेंगे तो बिग थिंग्स विल ऑटोमेटिकली वो ठीक होती रहेंगी। यही चीज़ आपके इन क्वेश्चन के साथ चलिए। आप तो बहुत ह्यूज लेवल वाले क्वेश्चन से डर रहे हो, तो जब आप बेस लेवल के क्वेश्चन पढ़ लोगे आपको ये आंसर फॉर्मेशन, इसको बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर लो माइंड के अंदर। इस लैंग्वेज को जब ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे ना क्वेश्चन की ऐसे आंसर करना है, तो एग्जाम में भैया इसी से तो रिलेटेड पूछा जाएगा, ऐसे तो नहीं है, कुछ और पूछ लेंगे, तो आप तब ये लाइनें लिख कर आओगे और आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड एज सजेस्टेड द जर्नी ऑफ अर्थ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया इससे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके ऊपर 2 लाइनें लिख के नीचे आंसर ये लिखना होगा कि भाई जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर से ना हमें बहुत बड़ी बड़ी चेतावनियां मिली है ह्यूमन काइंड की। वो क्या चेतावनी? हमें 3-4 चेतावनियां मिली कि हमारा अर्थ जो है इतना हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, हम अपने अर्थ पे इतनी पॉल्यूशन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपने प्लैनेट पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, फॉरेस्ट हम बहुत ज़्यादा कट कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं और इससे ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर राइज होगा तो मेल्ट हो जाएंगे ग्लेशियर्स और ओजोन लेयर डिप्लीट होने से आपको पता है कि पूरा का पूरा जो हमारा फूड चेन्स है वो खराब हो जाएगा और फूड चेन खराब तो आप लोग अर्थ पे कैसे रहोगे। एंड ये चीज़ जो है हमारे जो हम लोग कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हम कर रहे हैं, उससे फाइटोप्लैंक्टन पे असर पड़ेगा, इससे मरीन लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये नहीं आप सोचो कि समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन खत्म हो रहा है तो भाई समुद्र को इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, मरीन लाइफ से फिर बर्ड्स पे पहुंचेगा, एनिमल्स पे पहुंचेगा एंड ह्यूमन काइंड तक पहुंचेगा ये। तो पूरा का पूरा हमारे को बहुत बड़ी बड़ी चेतावनियां दी गई है चैप्टर से, दैट वी हैव टू टेक एक्शन टू सेव अर्थ। तो ये हमने 5 to 6 बेस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और कल हम लोग जो है ना जो डिफिकल्ट लैंग्वेज क्वेश्चन है, पैरेलल महा एपिसोड क्वेश्चन है, उन्हें भी पढ़ेंगे बट उनको एक अलग से ट्रिक से पढ़ेंगे। तो चलो अब हम जो है अगले चैप्टर पे चलते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि चलो स्टार्ट करते हैं अब अपना चैप्टर द एनिमी। चलो भैया ये चैप्टर याद है ना, डॉक्टर सदाम, मेरा विस्तास बुक का ये पर्सनल फेवरेट चैप्टर है। जरा मुझे लाइव चैट में बता देना मेरे भाई बहनों का फेवरेट चैप्टर कौन सा है इस बुक से। वैसे तो 3rd लेवल भी है बट
थर्ड लेवल चलो अच्छा तो है, बट जो ये एनीमी चैप्टर है ना, मतलब कि इनग्रॉस हो जाती हूँ मैं इस चैप्टर को पढ़ते हुए कि कितना कुछ जो है, कितनी अच्छी नरेशन है इसमें। तो चलो पढ़ते हैं हम ये चैप्टर द एनिमी। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन चलो मैं भी यहाँ से पढ़ाती हूँ। Who was डॉक्टर सदाओ, वेयर वॉज हिज हाउस? कौन थे डॉक्टर सदाओ जी और उनका घर कहाँ पे था? तो डॉक्टर सदाओ एक बहुत फेमस जापानीज सर्जन थे और एक साइंटिस्ट भी थे। और वो जो है साइंटिस्ट क्यों थे? क्योंकि वो एक डिस्कवरी कर रहे थे ये कैसे जो घाव होते हैं उन्हें कम्प्लीटली क्लीन कर सकते हैं। उनका हाउस पत्थरों के ऊपर, बीच के ऊपर था एंड उसके आसपास में बेंट पाइन्स थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई वॉज सदाओ नॉट सेंट विद जापानीज ट्रूप्स दैट वर इन्वॉल्व विद अमेरिका? क्यों उन्हें अमेरिका के लिए जो वो जा रही थी ना वॉर के लिए, जापान के जितने सोल्जर्स, उनके साथ क्यों नहीं भेजते हैं डॉक्टर सदाओ को? ही वॉज अ डॉक्टर, तो इसलिए नहीं भेजते क्योंकि जो वहाँ का जनरल था उसकी बहुत तबीयत खराब थी, तो वो बहुत सेल्फिश था। उसको लगा कि भाई डॉक्टर सदाओ चलेंगे, मेरा इलाज कौन करेगा, तो वो उनको वहाँ पे रोक लेता है फॉर द हिज मेडिकल कंडीशंस की वजह से। ठीक है, और वो अपनी ना साइंटिफिक डिस्कवरी पे भी वर्क कर रहे थे, तो इसलिए भी। ठीक है, नेक्स्ट जो है ऑल्सो करके आप मेंशन कर सकते हो, मेन रीजन वही था जनरल का। व्हाट वाज सदाओस फादर चीफ कंसर्न अबाउट हिज सन? उनके फादर की चीफ कंसर्न क्या थी अपने बेटे के लिए, सदाओ के फादर की? तो सदाओ के फादर जो है ना कभी उनसे जोक नहीं करते थे कि उनसे बातें कर रहे हैं बैठ के, उन्हें जो है मजाक कर रहे हैं उनसे, नहीं, वो बहुत सीरियस टाइप के इंसान थे और उनकी मेजर कंसर्न थी सदाओ का एजुकेशन। वो उनको अमेरिका भी भेजते हैं पढ़ने के लिए 22 ईयर्स में, एंड वो जो है सर्जरी एंड मेडिसिन लर्न करके आते हैं। तो सदाओ ने अपने फादर के जो उनकी ड्रीम थी उसको पूरा करा था और वो एक बहुत ही नोन साइंटिस्ट एंड डॉक्टर भी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द रिलक्टेंस ऑफ सोल्जर टू लीव द शेल्टर ऑफ द डॉक्टर्स होम इवन व्हेन ही न्यू ही कुडंट स्टे देयर विदाउट रेस्क्यू द डॉक्टर एंड हिमसेल्फ? आप क्या समझते हो कि ये जो था बच्चा टॉम प्रिजनर ऑफ वॉर, ये क्यों उनके घर से नहीं जा रहा था? इवन तो उसको पता था कि मैं यहाँ रहूँगा तो मेरे लिए भी मुसीबत है कि कल को भैया ये मुझे जेल में डलवा सकते हैं। वो भागा नहीं ना, भाग तो सकता था उनके घर से। और ना ही जो है उसको ये डर लग रहा था कि भाई हैना और डॉक्टर सदाओ का क्या होगा। तो रीज़न ये था गाइस क्योंकि वो बहुत सफ़र कर चुका था। आप यहाँ रीड करो, और जो वार्म एटीट्यूड, जो अफेक्शन, जो केयर, जैसे डॉक्टर सदाओ एक दिन उसको पूछ रहे होते तुम ऐसे क्यों करो, सडनली वो कहते हैं मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो वो उसे बैठा देते हैं, नहीं स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ हिम। हैना उसे अपने हाथ से चम्मच से सूप पिला रही थी, उसका इतना बच्चों की तरह अपने ध्यान रख रही थी वो। तो वो केयर, वो अफेक्शन, उसको लीव करके वो नहीं जा पा रहा था। आप खुद सोचो, जब वो ठीक हो गया तो वो भाग तो सकता था, उसे थोड़ी पता था डॉक्टर सदाओ उसे ऐसे बोट में भेज देंगे वापस, नहीं ना। वो खुद क्यों नहीं गया था? बिकॉज वो भी उनसे कहीं ना कहीं अटैच हो गया था और वो नहीं गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सॉल्यूशन डिड हैना ऑफर टू रिजॉल्व सदाओस कंफ्यूजन? प्रेडिकेमेंट मतलब काइंड ऑफ कंफ्यूजन। तो भाई डॉक्टर सदाओ को कंफ्यूजन हो रहा था, इसको मार दिया जाए या क्या करूं मैं इस बच्चे के साथ जो ये आ गया है, क्योंकि अमेरिकन है, ये मेरा दुश्मन है। तो हैना कहते हैं कि अभी हम इसे घर जाके ट्रीट करते हैं और सर्वेंट्स जो है उससे हमारे पे शक करेंगे, आपकी जो है पोजीशन को डेंजर हो सकता है, आप जेल जा सकते हो, बट चलो फिर भी हम इसकी मदद करते हैं, हम सर्वेंट्स को समझा देंगे कि हम इसको बाद में पुलिस को जो है अरेस्ट करवा देंगे। तो आप इसकी लाइन्स रीड कर लो, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What were the servants' superstitions against keeping Sadao, against keeping the prisoner of war? Important है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कि क्या सुपरस्टिशन, ऐसा कुछ सुपरस्टिशन कोई और आपको बता दिया जाएगा और ऐसा कुछ बन सकता है क्वेश्चन। तो ऐसा भाई जो है, जो इनके गार्डनर थे ना, क्या हुआ भाई, जब ये उसको ट्रीट करने के लिए लेकर गए, ऑपरेशन करने के लिए टॉम को अपने घर में, प्रिजनर ऑफ वॉर को, तो हैना जाती है यूमी के पास उसको कहने कि भाई बाल्टी लेकर आओ पानी की एंड इसको हमें वॉश करना है। तो फिर जो है वो देखता है कि जो गार्डनर की ये लोग इसको ट्रीट करें, तो गार्डनर कहता है कि बहुत गलत काम कर रहे हो आप, कि इसकी आप जान बचा रहे हो, इसकी जान पे तो मतलब कि इसकी तो मौत आ चुकी है अब, क्योंकि जो है पहले इसको बंदूक से गोली लगी थी, इसने उसको धोखा दे दिया, और फिर इसको जो समुद्र है, सी में इसको इतनी घायल चोटें लगी, इसने उसको भी धोखा दे दिया। अगर आप इसको बचाओगे तो समुद्र जो है, जो सी है और जो गोली है, वो आपसे बदला लेने आएगी। जैसे एक फाइनल डेस्टिनेशन मूवी है, उसमें दिखाते हैं कि वो 5 के 5 फिर वापस अब जो है फिर से मर जाते हैं, ऐसे। तो मतलब वो ऐसा फाइनल डेस्टिनेशन का सीन वो समझा रहा था। वाई डिड डॉक्टर सदाओ ट्रीट अमेरिकन इवन दो वॉज एन अनपेट्रियोटिक एक्ट ऑन हिज पार्ट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उन्होंने उसको बचाव किया ही क्यों, जबकि वो तो एक देशद्रोह साबित होते अगर वो उसको बचाते। तो अनपेट्रियोटिक था बहुत उनको बचाना। तो गाइज
ह्यूमैनिटी के लिए। वो एक ट्रेन डॉक्टर थे और उनको यही चीज़ सिखाई गई है कि कोई इंसान अगर उनके सामने मर रहा हो तो उन्हें उसकी हेल्प करनी है। दस इट वॉज नथिंग अनपेट्रियोटिक। वो कोई अनपेट्रियोटिक बिल्कुल नहीं थे, वो अपने देश को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, बहुत प्यार करते थे। ही इवन टोल्ड जनरल, वो जनरल को भी बताते हैं कि मैंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करी एज अ ह्यूमन, इंसानियत के नाते मैंने उसकी जान बचाई। इसलिए नहीं बचाई कि वो एक अमेरिकन है और मैं अमेरिका पढ़ के आया था, नहीं, कोई भी होता तो मैं उसकी जान बचाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ओल्ड जनरल मीन बाय द अमेरिकन सेंटिमेंटैलिटी एंड द जर्मन ब्रूटैलिटी। इंपॉर्टेंट है एग्जाम। वो कहते हैं अमेरिकन सेंटिमेंटैलिटी और जर्मन ब्रूटैलिटी। तो एक्चुअली में वो कहना चाहते हैं कि अगर मेरा इलाज होगा तो मैं तुमसे ही कराऊंगा क्योंकि तुम अमेरिका से पढ़ के आए हो। अगर मैं किसी जर्मन डॉक्टर से कराऊंगा तो वो लोग जो है सिंपैथेटिक नहीं होते। अगर मैं मर भी जाऊंगा तो वो जो है मुझे डिक्लेयर कर देंगे ऑपरेशन सक्सेसफुल है, यानी कि वो मेरी जान बचाने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करेंगे। बट तुम जो हो, तुम्हारे में सेंटिमेंट्स भी है, तुम जैसे सीख कर आए हो तो अपने पेशेंट को लव करते हो, तुम ब्रूटल नहीं होगे, तो इसलिए मैं तुम्हारे से जो है अपना इलाज कराना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। यू कैन रीड दिस लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द जनरल डिड नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट डॉक्टर सदाव इवन व्हेन ही केम टू नो ही वाज शेल्टरिंग अमेरिकन सोल्जर। क्यों? बिल्कुल वो लालची था गाइस, अपना उसका जो उसे पता था मेरा इलाज कौन करेगा अगर जो है डॉक्टर सदाव को जेल हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Why did सदाव डिसाइडेड टू लेट गो ऑफ टॉम? वो क्यों डिसाइड करते हैं कि टॉम को वो कहेंगे कि तुम चले जाओ अब यहाँ से, उसको भगा देंगे वो। तो गाइस सदाव की लाइफ ना बहुत क्योटिक हो गई थी जब से वो आया। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने सोचा था कि भाई मैं इसको लेकर जाऊँ नहीं, बट फिर भी जब वो ले जाते हैं तो उनके सर्वेंट्स चले गए, गार्डनर चला गया, अकेले उन्हें अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ती थी, हैना को सारे घर के काम करने पड़ते। ऊपर से फिर जब वो जनरल का वो मैसेंजर आता है तो वो लोग बहुत डर जाते हैं। फिर उन्होंने जब जनरल को कहा असैसिन्स भेजो, उन्होंने भी नहीं भेजे। तो अब उनकी अपनी ड्यूटी थी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो वो खुद ही करते हैं, तो इसलिए उन्होंने जो है उसको भेज दिया। ठीक है, हेल्प सदाव। तो आपको याद है कि उन्होंने बहुत हेल्प करी थी हैना ने, उनकी वाइफ ने, डॉक्टर सदाव के ऑपरेशन के टाइम पे भी उसे एनेस्थीसिया दिया था और बाद में उसके नर्स की तरह एक्ट करा और उन्होंने अपने हस्बैंड की पूरी हेल्प करी। विद दिस गाइज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो है ऑन द फेस ऑफ इट। चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द थीम ऑफ ऑन द फेस ऑफ इट। तो ये जो प्ले है ऑन द फेस ऑफ इट, ये आइडिया हमारे आगे क्या प्रेजेंट करता है? उन लोगों का जो हैंडीकैप्ड है, जिन्हें कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट है और वो सफ़र करते हैं किन चीज़ों को। देखो जो हैंडीकैप्ड है, फिजिकल इम्पेयरमेंट है, वो कहीं ना कहीं लोनलीनेस सफ़र करते हैं, मेंटल पेन सफ़र करते हैं। इट ऑल्सो दे सेज दैट मेनी टाइम अपीयरेंसेज आर डिसिपेटिव एंड मोस्ट ऑफन वी गो ऑन डीलिंग विद इम्प्रेशन एंड प्रेजुडिसेस अबाउट अदर्स विदाउट केयरिंग टू नो अबाउट द एक्चुअली फील। और ये चीज़ ये भी दिखा देता है अपीयरेंस के ऊपर कि जैसे देखो गाइज, डेरी को उन आंटियों ने बस स्टॉप पे कितनी गलत बात बोली। क्या ऐसा बोलना चाहिए किसी को? अगर उसका फेस एसिड बर्न था तो उन्होंने क्या बोला कि इसको कौन लड़की जो है इससे बात करेगी, कोई इससे बात नहीं करेगा, ऐसी फेस को तो सिर्फ उसकी मदर ही प्यार कर सकते हैं। दैट वाज वेरी मतलब बहुत ईवल चीज़ उन्होंने बोली। सोचो उस बात का इफेक्ट डेरी के मन पे इतना पड़ा कि उसने कहा मुझे तो लोगों से ही नफरत है, मुझे लोगों से दूर रहना है। तो ये चीज़ शो हो रही है कि ऐसे कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। बहुत सीख हमें इस चैप्टर से मिलती है। विच पार्ट ऑफ द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट डिस्प्ले मिस्टर लैम एक लोनली इंसान थे। मिस्टर लैम कहते तो थे मेरे गार्डन में बहुत लोग आते हैं, बट ये चीज़ शो होती है बहुत सारी बातों से प्ले में कि वो एक लोनली इंसान थे, वो बहुत अकेले थे। तो होल प्ले वॉज फुल ऑफ सैडनेस, बट इन पर्टिकुलर इंसिडेंट्स वेयर लैम शेयर साइंस ऑफ सैडनेस एंड loneliness too. Nobody talks to him or likes him, meet him after they meet him for the first time. At the end was so sure that Derry would always and also never come back to meet him. यानी कि ये हिंट्स थे मैंने रीड कर दिए हैं। देखो उन्होंने क्या कहा था कि कुछ बच्चे मुझे लेमी लैम चढ़ाते हैं, फिर उनसे टॉफ़ीज़ लेने आ जाते थे, फिर कभी भी उनसे बात भी नहीं करते थे। और उन्हें देखो इतने वो लोनली थे ना, उन्हें पता था डेरी भी वापस नहीं आएगा, उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी डेरी के वापस आने की। तभी तो वो खुद क्रैब एप्पल्स तोड़ने के लिए चले गए थे और वो बहुत सैड थे अंडरनेथ, बट वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते थे। उन्हें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि डेरी आएगा, बट डेरी आ जाता है। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। It's got nothing to do with my face and what I look like. What attitudinal change Derry's words to his mother indicate? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या मैंने हिंट दे दिया है। तो भाई डेरी कहते हैं मेरी शक्ल से इसका कोई बात नहीं, मेरी शक्ल से रिलेटेड कुछ नहीं है। तो जब डेरी की मदर उसे डांट रही होती है तो डेरी बदतमीजी से बात करता है, तो उसकी मदर उसके फेस पे आ जाती है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। तो डेरी बोलता है
कि मेरे फेस से कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, और अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो उसका फेस पे क्या है, दैट हिज फेस इज एसिड बर्न। अब वो डिटरमाइंड था और कॉन्फिडेंट था टू ओवरकम एनी काइंड ऑफ जो लोग उसको बातें बोलते हैं। तो यही ट्रांसफॉर्मेशन देखो इतना बड़ा उसके अंदर आया मिस्टर लैम से बात करने के बाद कि एसिड बर्न फेस है, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में वो कुछ कर नहीं सकता है। वो कहता है इट हैज़ नथिंग टू डू विद माई फेस। तो ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशन था डेरी का। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। पीपल आर इंसेंसिटिव टू दोज हु हैव डिसेबिलिटी, गिव इंस्टेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। इस स्टोरी में ये दिखाया गया कि लोग जो डिसेबल लोग होते हैं उनकी तरफ कई बार इंसेंसिटिव हो जाते हैं। आप बताओ। तो जैसे कि बर्न्ड फेस पे कितनी बार कमेंट करा डेरी को लोगों ने, मिस्टर लैम को लोग लेमी लैम चढ़ाते थे, इवन डेरी की तो खुद की फैमिली भी ऐसी बातें करती थी, ये फ्यूचर में क्या करेगा, कोई उसको सपोर्ट नहीं करता था। तो चलो ये क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी ये तो डॉक्टर सदाव का क्वेश्चन आ गया, तो चलो इसे बाद में करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज मिस्टर लैम, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। तो मिस्टर लैम एक ओल्ड आदमी थे, अपने एक बड़े से घर में अकेले रहते थे और वो 10 लेग थी उनकी, ही वॉज फिजिकली डिसेबल्ड। उनकी बॉम्ब से जो है लेग जो है वो चली गई थी और डेरी जो है उनके घर में गया था बिकॉज उसको वो गार्डन अच्छा लग रहा था। मिस्टर लैम एक बहुत अच्छे इंसान थे, वो अपने गार्डन के गेट्स खुले रखते थे एंड ये सब बातें आप मेंशन कर सकते हो, यू कैन रीड इट। ठीक है, चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डिड डेरीज फैमिली सपोर्ट हिम, हाउ कैन यू से, सॉरी गाइज, डिड डेरीज फैमिली सपोर्ट हिम, हाउ कैन यू से। क्या आपको लगता है डेरी की फैमिली तो सपोर्ट करती थी? यस या नो में आंसर दो। तो आंसर इसका नो में होगा। नो, डेरीज फैमिली डिड नॉट सपोर्ट हिम। डेरी टेल्स मिस्टर लैम दैट व्हेन ही वाज अपस्टेयर दे टॉक अबाउट हिम एज टू हाउ ही वुड सर्वाइव विद दिस फेस। उसके घर में ही लोग ये बातें करते थे कि वो इस फेस के साथ कैसे रहेगा। मोर ओवर वो कभी भी डेरी को जो है ऐसा नहीं समझाते थे कि उसको ऐसा जो है कॉम्प्लेक्स फील नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट वो उसके कॉम्प्लेक्स को और बढ़ावा देते थे कि वो डर के रहे। ठीक है, उसको कोई इमोशनली सपोर्ट नहीं करता था। चलो गाइज, अब जो ये क्वेश्चन है आप पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। द एक्चुअल पेन ऑफ इनकन्वीनियंस कॉस्ड बाय फिजिकल इम्पेयरमेंट इज ऑफन मच लेस देन द सेंस ऑफ आइसोलेशन फेल्ट बाय पर्सन विद डिसेबिलिटीज, हाउ कैन वी हेल्प एंड सपोर्ट देम। तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन को आप पूरा रीड करो। इसमें ये बताया गया है कि जो फिजिकल इम्पेयरमेंट से दर्द होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा दर्द उसके बाद झेलते हैं डिसेबल्ड लोग जो उनको सोसाइटी जैसे ट्रीट कर। जैसे डेरी, उसका फेस बर्न तो एक बार हुआ बट उसके अलावा उसकी लाइफ में जो कुछ रोज़मर्रा में उसे सहना पड़ रहा था वो उसको और ज़्यादा दर्द दे रहा था। तो ये आपको डिस्क्राइब करना है। मिस्टर लैम, ही वॉज लेम, यानी कि वो लंगड़े थे और वो अपने घर में रहते थे। वो सबको इतना रिस्पेक्ट करते थे, सबको इतना प्यार करते थे, बट उनको प्यार करने वाला कोई नहीं। तो सोसाइटी में कोई उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, हर कोई उन्हें ली मिलाम चढ़ाता था। तो आप इस क्वेश्चन का यू कैन क्लिक द स्क्रीनशॉट कि कोई उनको सिंपैथेटिकली डील नहीं कर रहा था। एंड ये इंपॉर्टेंट थीम बेस्ड क्वेश्चन है, पैरेलल में भी आप इसे यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, व्हाट कंसोलेशन डिड पीपल गिव हिम व्हेन दे सॉ डेरीज बर्न्ड फेस। तो कुछ लोग अलग अलग बातें उसको बताते थे, तो आप यहाँ पे रीड कर लो इस क्वेश्चन को। अब हम चलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ आवर नेक्स्ट चैप्टर, जो होगा हमारा लास्ट चैप्टर, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो को, जो है हमारा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के इंपॉर्टेंट बेस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज दित्काला सा डिफरेंट फ्रॉम द अदर नेटिव अमेरिकन स्टूडेंट्स। वो कैसे बाकी नेटिव अमेरिकन स्टूडेंट से डिफरेंट थी। तो वो एक नेटिव अमेरिकन गर्ल थी, उनको अपने ट्रेडिशन और कल्चर के लिए बहुत प्यार था। शी वॉज प्राउड ऑफ हर बिलीव्स एंड हेल्ड क्लोज टू हर, यानी कि उनकी जो वो बिलीव्स थी, उनके मुकैसेंस थे, उन्हें वो पसंद थे। उन्हें लोगों के जूते अच्छे नहीं लग रहे थे जो आवाज़ कर रहे थे, एंड वो उस फॉरेन कल्चर को फॉलो नहीं करना चाहती थी। इनफैक्ट जब उन्होंने एग्जाम्पल दिया ना कि कैसे उन लड़कियों ने बहुत ज़्यादा क्लोजली क्लिंगिंग स्कर्ट्स पहन रखे थे, यानी कि बहुत टाइट फिटेड कपड़े पहन रखे थे, तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। शी फेल्ट एम्बैरेस्ड फॉर हैविंग वॉर्न इमोडेस्ट ड्रेसेस दैट क्लोजली कंट्रास्टेड हर कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो जो उनके कल्चर की ड्रेसेस थी, जब मैंने आपको मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड पढ़ाया था तो आई शोड यू द पिक्चर ऑफ हर, जैसे कल्चर से वो बिलोंग करती है, नेटिव अमेरिकन की फोटोज़ भी मैंने दिखाई थी। तो उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अब जैसे कल्चर में उन्हें अमेरिकन डालना चाह रहे थे, उन्होंने कार्लिसल स्कूल इसलिए ही खोला था कि उनको अमेरिकन बनाना था उन्हें। वाई वॉज दिस काला सा अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कटिंग हर लॉन्ग हेयर, क्यों उन्हें अपने जो है कट नहीं करने थे हेयर। तो उनकी मदर ने उन्हें बताया था कि जो सिंगल हेयर इट वॉज वोन बाय मोर्नर्स, यानी कि जो दुख मना रहे होते हैं, और कावर्ड्स, यानी कि जो कायर लोग होते हैं, या फिर अनस्किल्ड वॉरियर जिनको कोई एनिमी पकड़ लेता है, वही अपने बालों को शिंगल करते हैं, अपने बाल जो है कटवा लेते हैं, गंजे हो जाते हैं। शी हैड अ ग्रेट डील ऑफ लव फॉर हर ट्रेडिशंस एंड हेयर, उनको अपने जो है बालों से और अपने ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा प्यार था।
फॉर हर हेयर मेंट प्रिजर्विंग हर कल्चर एंड हर आइडेंटिटी। उनको लगता था उनके बाल उनके कल्चर से रिलेटेड है एंड उनकी आइडेंटिटी है, और वही चीज़ उनसे वो छीन लेते हैं, उनकी प्राइड, उनकी सिविलाइजेशन वही लोग छीनते हैं। ज़ित्काला सॉ फॉट अगेंस्ट द अटेम्प्ट्स ऑफ अथॉरिटीज टू कट हर लॉन्गर। तो वो एक ट्राई ज़रूर करती है, वो फाइट ज़रूर करती है, वो सीधा सरेंडर जो है वो नहीं करती है। तो चलो अब पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज ज़ित्काला सा मीन बाय ईटिंग बाय फॉर्मूला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ईटिंग बाय फॉर्मूला उनका मतलब क्या था? तो ज़ित्काला सा एडमिट करती है कि जो वहाँ पे जो वो कार्डेसेल स्कूल था उसमें उन्हें बहुत स्ट्रेंज रूल्स पर जो है सिखाए जाते थे, बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट सा एक कोड फॉलो करा जाता था कि बच्चे एक घंटे पे बैठेंगे, दूसरी घंटे पे खाना खाएंगे, और फिर जो है प्रेयर होगी, देन दे टेक देयर फोक एंड नाइफ्स। तो बहुत ही अजीब सा सिस्टम था, जैसे वो बच्चे ना हो, जैसे वो कोई जानवर हो, और उनको ऐसे जैसे उनको हर्डर्स की तरह उन्हें चलाया जा रहा हो, और उनको जो है वो सब मैनर्स, जो पॉलिश मैनर्स थी, वो सब समझ में नहीं आ रही थी। इंस्टेड ऑफ ईटिंग, जब वो खाना खाने का टाइम था, शी स्टार्टेड क्राइंग बिटरली बिकॉज शी वाज लाइक क्या हो रहा है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू अग्री दैट सीड ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट इनजस्टिस सोड अर्ली इन अर्ली लाइफ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वही अलग टाइप के थीम बेस्ड क्वेश्चन टाइप का है, तो इसको याद रखना कि क्या जो रेबेलियन यानी कि जो बगावत का जो एक जड़ होती है, जो एक उसका जो एक मन में जो एक उम्मीद वो जो होती है फीलिंग होती है, वो बचपन से एक बच्चे में आ सकती है। तो यस गाइस, इस चैप्टर में से हमने देखा कि कैसे बामा ने भी, और जो है अगर हम यहाँ बात करें ज़ित्काला सा की, ज़ित्काला सा में रिबेलियन प्रोटेस्ट करने का कि मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी, उसका जो उनके अंदर रिबेल करने का जो सीड था बचपन से था। जब उनके बाल कटे और जैसे उनको वहाँ पे लाया गया तो उन्होंने कहा मैं इनको अमेरिकन जो ये हमारे साथ सलूक करे उसके खिलाफ मैं प्रोटेस्ट करूंगी। उन्होंने अपने बाल कटवाने के लिए पहले प्रोटेस्ट करा, एंड लेटर ऑन व्हेन शी बिकेम अ राइटर उन्होंने ये सब, हमें कैसे पता चला बच्चों के साथ ऐसा सलूक होता था? बिकॉज ज़ित्काला सा ने बताया हमारे को। सो व्हेन शी ग्रो अप ना, उन्होंने उनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। तो कई बार जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं इंसान को इतना इफेक्ट करते हैं दैट हम वो इंसान अपनी लाइफ में आगे चल के जो है बगावत करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के भले के लिए वो स्टैंड लेते हैं। तो यस, चिल्ड्रन बाय नेचर ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, और चिल्ड्रन उन चीज़ों को भी नोटिस कर लेते हैं जो हम नहीं कर पाते, कोई रॉन्ग चीज़, कोई अनजस्ट चीज़, एंड देन वो उसके लिए स्टैंड अप करते हैं, जैसे ज़ित्काला सा और बामा उसका करंट एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के, जो बामा का है। ठीक है, अब बामा से ना काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। बामा का एजुकेशन से रिलेटेड, जो बामा के भैया ने उनको ये समझाया था ना, अन्ना ने उनके, कि भाई आप पढ़ोगे बेटा तो तुम्हें जो है कोई तुम्हें से आगे नहीं निकल सकता है। इफ़ यू विल स्टडी एवरीवन विल रिस्पेक्ट यू इन द सोसाइटी। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। तो हैड बामा नॉट बीन गाइडेड प्रॉपर्ली बाय हर एल्डर ब्रदर रिगार्डिंग अनटचेबिलिटी, शी वुड हैव ग्रोन अप इनटू अ कॉम्प्लेक्स स्टोन वुमन। डू यू अग्री? तो यस गाइस, अगर उनके भैया उन्हें सही से जो है अगर नहीं समझाते कि कैसा जो है उनकी सोसाइटी में, उनकी कम्युनिटी के साथ हो रहा है, तो शायद बामा नहीं समझ पाती। और अगर वो उन्हें गाइड नहीं करते कि आप अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, तो शायद बामा जो है वो सब नहीं कर पाती, और वो जैसे वो एंग्री और प्रोवोक थी वो वही रहती। बट उन्हीं एंग्री का, उस प्रोवोकेशन का जो उन्हें देखने के बाद वो इंसिडेंट हुआ था, तो उसका जो है एक आंसर उनको क्या मिला उनके भाई से कि तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान दोगी तो उस सब का जो है तुम सॉल्यूशन निकाल सकती हो। ठीक है, तो आप इस वैल्यू पॉइंट्स को आप रीड कर लीजिए अच्छे से, एक बार स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। वैसे सारे ये आपको इंस्टाग्राम से मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिड बामा एंड ज़ित्काला सा एक्सपीरियंस, हाउ डिड दे रिस्पॉन्ड टू द रिस्पेक्टिव सिचुएशन? तो भाई बोथ बिलोंग टू द मार्जिनलाइज कम्युनिटी, दोनों ने ही ह्यूमिलेशन सहा है। बामा विक्टिम थी सोशल कस्टम्स के, हेट, क्लास डिस्टिंक्शन, एंड उन्होंने अपनी ब्रदर की एडवाइस फॉलो करके वो उससे ऊपर उठी। ठीक है, अगर हम ज़ित्काला सा की बात करें तो उनको जो है उनके नेटिव अमेरिकन कल्चर फॉलो नहीं कर देना चाह रहा था बाय द वाइट पीपल, यानी कि अमेरिकन, और उन्होंने भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन और इल ट्रीटमेंट सहा, एंड जब उनका हेयर जो है उसको शिंगल करा गया था। तो ये वैल्यू पॉइंट्स आप ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ओके गाइस, तो हाँ, इतनी ही क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर के, जो है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, काउंटिंग ऑफ माय लॉन्ग ईयर एंड वी टू आर ह्यूमन बींग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने बेस लेवल क्वेश्चन कवर कर लिया। अब जो पैरेलल है महा एपिसोड क्वेश्चन जो मैं कहती हूँ, और वो सब भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो डू चेकआउट माई चैनल क्लास 12 स्टूडेंट। अब अपना ध्यान रखना एग्जाम वाले दिन पे भी, उस दिन तो हम बहुत कुछ जो है रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, और ये जो 2-3 दिन आखिरी दिन है एग्जाम के, आप मेरे चैनल को चेक करते रहना। 1 शॉर्ट सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं लाइव आके आपको सारा इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल पढ़ाती रहूंगी। चैप्टर्स भी दोबारा पढ़ते रहेंगे, राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन सब हम कवर कर लेंगे। तो गो एंड चेक आउट माय चैनल। नोट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।